पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मेरे भाई, मैं अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। काफ़ी भाग दौड़ लगी हुई है इन दिनों। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सोशल मीडिया पर डाला था कि आपसे इंटरव्यू करने के लिए अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछे तो क्या पूछे, तो मेरे पास आप यकीन मानिए करीब 2000 क्वेश्चंस आए हैं। अरे क्या मैंने बात कहा कि अगर ये 2000 क्वेश्चन आप पूछने बैठा तो साल भर तो लग जाएगा। वो तो इंटरव्यू बहुत बड़ा हो बहुत जाएगा। बड़ा हो जाएगा। हाँ, 5-6 घंटे की फिल्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम ऑडियंस क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेम, फेम, ऑस्कर नॉमिनेशन, नेशनल अवार्ड, अब आगे क्या? पहले तो एक चीज़ सुधार मैं कर दूं इस सवाल में कि ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं हुआ था। ऑस्कर में हमारी एंट्री थी हिंदुस्तान की तरफ से, न्यूटन। तो कोई नॉमिनेशन नहीं था, वो हिंदुस्तान की तरफ से एंट्री थी, भेजी गई थी। हाँ, ऑफ कोर्स अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट है। उस साल की बहुत सारी फिल्मों में से उसको भेजा गया था। खैर, और सवाल है नेम, फेम, ऑस्कर और आगे क्या? आगे कुछ नहीं, आगे 8 घंटे की अच्छी नींद और सेहत पे थोड़ा ध्यान, और जब वक्त मिले तो गांव घर माँ बाबू जी से मिलाएं। अच्छा, ये हम बहुत सुनने में आता है, आपका गांव से काफ़ी जुड़ाव रहा है। हाँ, और आज भी है इतने व्यस्त। मैं अभी गया था 1 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते क्या 5 दिन पहले। तो अब तो आप चुनाव आयोग के कुछ एम्बेसडर हो गए। हाँ। तो वैसे भी आना जाना ज़्यादा लगा रहता। बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों मकसद था। मैं गांव गया, वहाँ थोड़े मतदाता जागरूकता का काम करना था, क्योंकि मतदाता अवेयर हों, जागरूक हों। तो एक बड़ी सी सभा में हमने शपथ ली, और मैं खुद भी लिया, और वहाँ कुछ 10,000 के आसपास लोग थे। उन्हें भी दिलवाया कि हम निष्पक्ष होके, निर्भीक होके, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठ के लोकतंत्र के हित में मतदान करेंगे। तो वहीं अब तो वो भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि देखो, अभिनेता को ना, अभिनेता समाज बनाता है। बिल्कुल। अगर समाज ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो हम चाहे कितनी प्रतिभावान हो, हमारी प्रतिभा धरी की धरी रह जाएगी। तो बड़ा वाइस वर्सा है कि अब समाज तभी एक्सेप्ट करेगा जब आपका काम समाज तक पहुंचेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए एक मौका चाहिए, तो मौका मिलेगा तब आप पहुंचेंगे। लेकिन जब स्वीकृति, एक्सेप्टेंस मिलेगी ऑडियंस की, तो आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे। सही बात है। तो ये बड़ा वैसा संबंध है एक अभिनेता और दर्शक का। तो खैर, ये तो सवाल इतना ही था कि आगे अच्छी सुकून की नींद, सेहत पे थोड़ा सा ध्यान। इन दिनों वर्कलोड बहुत है। बिल्कुल। तो बहुत हेक्टिक जीवन चल रहा है। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स अक्सर ये पूछते हैं, मेरे से इनबॉक्स में भी पूछते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पूछते हैं कि एक एक्टर बनने के लिए थिएटर कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। जैसे आप बगैर ट्रेनिंग के डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, न्यूरो सर्जन नहीं बन सकते हैं, वैसे ही बिना ट्रेनिंग के अभिनेता नहीं बन सकते हैं। ट्रेनिंग थिएटर में हो, ट्रेनिंग किसी फिल्म स्कूल में हो। एक ट्रेनिंग वो भी होती है कि आप 2-4 अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो वो भी गुरु होता है, वो भी आपको सिखाता है कि सीन कैसे करना है। तो बहुत ज़रूरी है। और थिएटर का अगर लंबा अनुभव हो, तो मैं जैसे कुछ 40 के आसपास प्ले किया होऊंगा, और मैंने कम से कम 500-600 शो करने के बाद मुंबई आया था। ड्रामा स्कूल गया था इनफैक्ट 500-600 शोज करने के बाद। तो आप जितने व्यापक आपका अनुभव होता है, आप बतौर अभिनेता धीरे धीरे उतने परिपक्व होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ज़रूरी है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वो कहीं से भी हो, फिल्म स्कूल से हो, ड्रामा स्कूल से हो, किसी अच्छे निर्देशक के संग में हो। बगैर ट्रेनिंग ठीक है कि ये कहते हैं कि भाई एक बड़ा बॉर्न टैलेंट होता है आप में या नहीं होता है आप में। ये बिल्कुल सत्य बात है कि किसी लड़के की आवाज़ मधुर होती है, वो अच्छा गाता है बिना सीखे हुए, और बहुत अच्छा गाता है, लेकिन पॉलिश की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स, उसके बगैर खेल ही नहीं होगा। फिर वो पॉलिश प्रैक्टिस करने के बाद, सीखने के बाद वो उस राग में खेलेगा। जैसे नुसरत साहब, इतनी पकड़ हो जाए आपकी अपनी रागों पे, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप इम्प्रोवाइज करके कुछ बना दें। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है, ज़रूरी है। हाँ, किसी भी हाल में। चूंकि अभिनय एक और भी कला है ना, जानते हो ये सवाल क्यों आते हैं? हर व्यक्ति को लगता है कि यार मैं तो कर ही लूंगा ना, करना क्या है, मैं भी हंसता हूँ, मैं भी रोता हूँ। हाँ। मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी प्रेम करता हूँ, यही तो करना है कैमरे के आगे, पर्दे पे। बट आप जिंदगी में करते हैं, वो स्वतः स्फूर्त होता है, आपके साथ क्रिएट होता है स्वाभाविक तौर पे। सिनेमा में, एक्टिंग में उसको रिक्रिएट करना होता है।
तो रिक्रिएट करने के लिए क्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि हम उसको इस तरीके से माहौल बनाएं कि आपको रियल लगे, ट्रूथफुल लगे, लेकिन बेसिकली झूठ है। तो वही है। तो मतलब एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और वो किसी भी तरीके से हो ट्रेनिंग। कोई ज़रूरी नहीं कि आप NSD से कोई ज़रूरी नहीं कि आप NSD जाएं, बिल्कुल नहीं। आपको अच्छे गुरु मिल जाएं, अच्छे टीचर मिल जाएं, आप अच्छी अच्छी फिल्में देख के सीख सकते हो, बाकी दूसरे अभिनेताओं का काम देख के। तो फिर अगर फिल्म देख के आप, जैसे कि आप कह रहे फिल्म देख के भी एक्टर बना जाता तो फिर वही बात होगी कि थिएटर के बगैर भी एक एक्टर बना नहीं, वो एक हिस्सा होगा। अच्छा, एक हिस्सा होगा। कंप्लीट एक्टर बनने के लिए तो आप उस एक्टर के को देख के उसकी परफॉर्मेंस, उसके अप्रोच को नहीं देख पाते हैं कि इसका अप्रोच क्या है। परफॉर्म तो ऐसा कर रहा है, इसने यहाँ पे वक्फा लिया, यहाँ पे पॉज लिया, इस लाइन को ऐसे बोल दिया, बट उसका प्रोसेस क्या है वो जानना जरूरी है। तो उसके लिए टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट हाँ। हमने अक्सर आपके बारे में सुना है कि जैसे कि आप ये साहित्य हो गई, किताबें हो गई, इनसे काफ़ी आपका लगाव रहा है, जुड़ाव हो रहा है। तो एक एक्टर के तौर पर ये कितना मायने रखता है, किताबें पढ़ना? बहुत मायने रखता है। क्या कुछ इससे सीखा जाता है और कैसे इसको फिर अपनी एक्टिंग में उसको डाला जा सकता है? सिर्फ एक्टर के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है हर इंडिविजुअल के लिए पढ़ना ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको पढ़ने का एक रुचि होना ही चाहिए और पढ़ना ही चाहिए। हम आमतौर पर क्या पढ़ते हैं? कहानियाँ पढ़ते, उपन्यास, हर कहानी। और आप देखना, हम हिंदुस्तान में बहुत सारे बाबा लोग हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, और बहुत बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, उनके भक्त बहुत हैं, करोड़ों लाखों में। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या करते हैं? वो कहानी सुनाते हैं। प्रवचन क्या होता है? ऑब्वियसली कहानी है। प्रवचन में एक कहानी सुनाई जाती है, उस कहानी के पीछे एक विचार होता है। हर कहानी के पीछे एक विचार होता है। तो वो कहानी सुनाते हैं, और वो रोचक कहानियाँ हो सकती हैं। उसमें आपके जीवन के कुछ, जो आपके ज़िंदगी में कोई उलझाव चल रहा हो, तो आपको लगता है बाबा का प्रवचन सुन के आज यार बड़ा सुकून महसूस हुआ। कुछ नहीं है, स्टोरी टेलिंग थी, वो कहानी सुना रहे थे। तो बेसिकली ये बाबा एक अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, सीधे शब्दों में कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो चूंकि वो बाकी मीडियम में, बाकी उनमें वो सिनेमा नहीं बनाते हैं, अकेले बैठ के कहानी सुनाते हैं। जो जितना अच्छा स्टोरी टेलर है, देखना वो उतना बड़ा बाबा है। तो हम बेसिकली, मुझे तो इन दिनों लगता है ना कि मानव जो है वो कहानी का भूखा प्राणी है, उसको कहानी सुननी है। जैसे हमारी दादी नानी गांव में सुनाती थी रात को सोते समय, और हम सुनते थे और बोलती थी हूँ बोलते रहो। और जब हूँ बोलना बंद हो गया तो समझ गए बच्चा सो गया, चलो सो जाओ। तो वो जो खुराक है ना हमारी, कि हम पुल बना लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, मेट्रो ट्रेन बना लिए, हमने मॉडर्न मेडिसिन हॉस्पिटल्स बना लिए, इसलिए कि ज़िंदगी सहज हो, आसान हो, कम्युनिकेट आसानी से कर लें, बीमारी इजीली क्योर हो जाए। बट हम जीते क्यों हैं? हमने तो सारी सुविधाएं बना दी कि जीवन को आसान करने। फिर जीवन किसके लिए? जीवन कहानी सुनने के लिए, जीवन कविता पढ़ने के लिए, कविता सुनने के लिए, जीवन पेंटिंग देखने के लिए। क्यों सरकारें बोलती हैं कि भाई कल्चरल सेंटर बनने चाहिए, हर समाज में एक ऑडिटोरियम होना चाहिए, कल्चरल, स्कूल कॉलेज में हम एनुअल फंक्शन करते हैं, एक दिन कल्चरल फेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितना फिजिक्स साइंस जीवन को आसान करता है, तो फिर जीवन को समृद्ध जो करता है ना, जो आपको ज़्यादा मनुष्य बनाता है ना आदमी, वो कलाएं हैं, वो आर्ट फॉर्म है, वो संगीत है, सिनेमा है, डांस है, ये सब है। बस तो सवाल क्या था, हम जा चुके हैं कहीं और। वो एक एक्टर जो है, अगर एक अच्छा किताबें, तो उसको वो अपनी एक्टिंग में, अपनी उसमें किस तरह से उसको यूज कर सकता है? हाँ, उसका कोई सीधा जुड़ाव नहीं है कि आप ये पढ़ लोगे तो ऐसे एक्टिंग में इसका इस्तेमाल कर लोगे। आप किताबें पढ़ोगे ना, जब आप एक कैरेक्टर बता रहा हूँ, वो तो सतही बात है कि आपके पास बहुत सारे किरदारों को पढ़ने का अनुभव होगा, तो उनमें से कुछ इनपुट मिल जाएंगे। बट आप जो किताबें पढ़ते हो ना, वैसा आदमी बनते हो धीरे धीरे, एक लंबे समय में।
तो वो किताबें आपको बेहतर आदमी बनाती हैं, आपके अनुभव संसार को समृद्ध करती हैं। और जब आप बेहतर आदमी बनते हो तो ज़्यादा रैशनल बनते हो, तार्किक बनते हो, किसी भी चीज़ के तर्क में जाते हो कि नहीं नहीं ऐसा है तो क्यों है, मैं इस कहानी को क्यों सुनूं, या ये पात्र या ये राइटर ये विचार बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। अब किताबें छपती हैं हिंदी लिटरेचर की, उन पे एक उस किताब के ऊपर एक किताब आती है आलोचना की है या लेख आता है, कोई क्रिटिक्स उस बुक के बारे में क्रिटिक लिखता है, या सिनेमा का भी जो आप करते हैं, आप सिनेमा को क्रिटिसाइज करते हो ना, तो वही है कि आप उस फिल्म मेकर के विचार को देखते हो और अपने विचार से उसकी व्याख्यान करते हो कि यार इसमें क्या कमी रह गई है, क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था। तो वही है कि एक अभिनेता या कोई भी आदमी किताबें पढ़ता है ना तो बहुत समृद्ध होता है, और वो धीरे धीरे उन किताबों का असर उसकी ज़िंदगी में होने लगता है। बहुत बड़ा मतलब किसी भी समाज को बदलना है ना, कुछ करना है ना समाज में, तो बहुत ज़रूरी, क्यों बोलते हैं शिक्षा शिक्षा शिक्षा, एडुकेशन एडुकेशन एडुकेशन, मतलब सिर्फ सूचना परक नहीं कि हमें मालूम चल जाए कि भाई ये नदी ये है, और ये सिर्फ सूचनाएं ना हो, उसमें ज्ञान भी हो। हम इन दिनों सिर्फ सूचनाओं के दौर में जी रहे हैं। आजकल किताबें, ये सोशल मीडिया पे हमें सूचनाएं मिल रही हैं, हमें ज्ञान नहीं मिल रहा है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दो चीज़ें होती हैं। ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो आपको बहुत किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और वो सिर्फ अभिनेता नहीं, बेहतर आदमी बनोगे आप। और जब बेहतर इंसान बनोगे तो आप अपनी हर फील्ड में बेहतर से काम करोगे, चाहे आप मेडिसिन की दुकान चलाओगे या आप ज़िंदगी में बेहतर बनोगे, अपने बेहतर पापा बनोगे, बेहतर पति बनोगे, बेहतर अभिनेता तो बात की बात है। तो ज़रूरी है बेहतर आदमी बनना, इसलिए किताबों की, इसलिए मैं उनके करीब हूँ, पढ़ता हूँ, और मैं इंसिस्ट करता हूँ कि लोग पढ़ें। अभी भी टाइम मिल पाता है आपको? बहुत मुश्किलात हैं इन दिनों, बहुत मुश्किलात हैं, बट फिर भी जब मौका मिलता है तो कहीं कुछ आते जाते पढ़ते रहता हूँ देश दुनिया के बारे में, किताबों में, अच्छा फ्लाइट सर, में। कई ऐसे शॉट्स होते होंगे आपने जो आपने वन टेक में निकाले होंगे, बहुत सारे होता होगा। और कभी ऐसा फील हुआ कि डायरेक्टर ने उसको ओके कर दिया हो और आपको ऐसा लगा हो कि मतलब मैं इसमें थोड़ा और बेटर कर सकता था, तो ऐसे में जब आप डायरेक्टर से ये बात डिस्कस करते हो तो किस हद तक आपकी बात वो मानते हैं, नहीं मैं मानते? जब डायरेक्टर ओके कर देता है ना तो मैं संतुष्ट हो जाता हूँ कि ठीक है, इनको जो चाहिए था वो मिल गया होगा, तभी ओके करेगा कोई भी डायरेक्टर। मैं मॉनिटर नहीं देखता कभी भी कि मैंने जो किया वो कैसा दिख रहा है, जाके देखूँ, मैं नहीं देखता। मुझे मानना है कि डायरेक्टर का ट्रस्ट मुझ पे है, इसलिए उन्होंने मुझे कास्ट किया है, तो मेरा भी ट्रस्ट उतना ही डायरेक्टर पे है कि अगर उन्होंने ओके बोल दिया तो उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। कभी तो आपको ऐसा फील होता होगा कि नहीं, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेटर कर वो सकता दूसरे दिन चौथे तीसरे दिन होता है, शूटिंग के बाद होता है, उस वक्त नहीं होता है। उस वक्त पता ही नहीं होता है हमने क्या किया है और कैसा किया है, क्योंकि मैं जज नहीं कर पाता हूँ कि मैं इस टेक में और अच्छा कर सकता था, मुझे नहीं मालूम। तो आप सब कुछ डायरेक्टर, मैं ये भी जो किया वो भी कैसे कर दिया मुझे नहीं मालूम होता है। तो वहाँ डायरेक्टर पे बिल्कुल ट्रस्ट, उन पे, उनको अच्छा लगा, उनको जो चाहिए था मिल गया, तो दैट्स इट। बाकी तो वो कांस्टेंट चलता है रात को कि यार आज वाला सीन और भी बेहतर कर सकता था मैं, रात को सोते समय, अगले दिन, कि अब थोड़ा मेरा अनुभव ज़्यादा हो गया है। तो ज़िंदगी में तो यही है ना कि हमें हमेशा लगता है कि हम आज सुबह से बेहतर अनुभव आज शाम को हो गया है, हमें आज दिन भर का अनुभव जुड़ गया है। आप मुंबई आए हो, सुबह से घूम रहे हो, तो कुछ तो जुड़ा ही होगा, मुंबई में कुछ तो देखे ही होगा जो आपने दिल्ली में नहीं देखा होगा। बहुत कुछ देख चुके हैं हाँ सुबह से। तो आप आज बदले हुए आदमी हो जो सुबह दिल्ली से आया था। सर आजकल बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में होती हैं, देश दुनिया को लेके होती हैं, ऐसे में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी चीज़ें अपनी राय रखते हैं इन बारे में। तो आपको क्या लगता है ये सब कितनी हद तक सही है? क्या उनको बोलना चाहिए इन सब इश्यूज़ पे आगे आके, या फिर उनका चुप रहना ठीक होता है? देखिए क्या है ना, एक ये सोशल मीडिया का दौर में बहुत हल्ला हंगामा होता है इन चीज़ों का, पहले उतना नहीं था। ज़रूर अगर जागरूक नागरिक के नाते, ये जो सेलिब्रिटी हैं वो भी एक इस देश के नागरिक हैं, तो नागरिक होने के नाते आपको जागरूक होना, अवेयर होना,
आपकी ड्यूटी भी है, आपका अधिकार भी है, आपके राइट्स भी हैं कि आप अवेयर नागरिक रहें, और वो आपकी जिम्मेदारी भी है। तो मुझे लगता है कि सही है, वो अपनी राय रखते हैं, देते हैं, अच्छी बात है, उनको जो उचित लगता है वो करते हैं। इस मामले में काफ़ी कभी क्रिटिसाइज भी किए जाते हैं। हाँ, किए ही जाएंगे। देखो दोस्त, हर कोई के विचार से हर कोई खुश और सहमत नहीं हो सकता है, बट लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि मैं आपसे असहमत हूँ, बट इस बात से सहमत हूँ कि आपसे मैं असहमत हूँ। कि Right. असहमति का भी स्पेस लोकतंत्र देता है, इसीलिए एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष का काम ही है पक्ष के वो अपोजिट में बैठा हुआ, वो भी लोकतंत्र का उतना ही बड़ा हिस्सा है। तो किसी भी व्यक्ति के राय पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उनका अधिकार है। जैसे उस आदमी का अधिकार है अपनी राय रखना, अपनी बात को रखना, वैसे ही उसका कुछ लोग अगर वो असहमत हैं, उनका राइट्स है। बट जो गाली गलौज का दौर में मुझे दिखता है सोशल मीडिया पे, वो मुझे ठीक नहीं लगता है। कि हम तो अतिथि देवो भव वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाला ये देश है, ये मुल्क। ये बोलता है पूरी वसुधा जो है वो रिश्तेदारी है। बिल्कुल। तो वसुधैव कुटुंबकम में हम आपसे असहमत होंगे तो आपको गाली थोड़ी देंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं है सर, शुक्रिया, हम आपसे असहमत हैं। हर पॉलिटिकल मुद्दे पे अक्सर जो ऑडियंस है वो दो पक्षों में बढ़ जाती है, एक सहमत होती है, एक असहमत होती है। अब 10 मुद्दों में 10 हिस्सों में बांटे, कोई ऐतराज नहीं है। लोकतंत्र की खूब और इस देश की खूबसूरती है कि यहाँ खाना, कपड़ा, पहनावा, भाषा बदलते रहते हैं, विचार भी बदलेंगे। बट हम असहमति में, मुझे सिर्फ इस बात से तकलीफ होती है कि लोग जो गाली गलौज पे आ जाते हैं, कि श्रृंगार एक चीज़ है, एस्थेटिक्स एक चीज़ है, गालियों से भी मुझे परहेज नहीं है। गालियाँ भी एक उद्गार हैं, भाव हैं, बट आपको उसमें उसका रस पता होना चाहिए। कि आप बनारस के घाट पे सुनो कोई आदमी गाली देते हुए तो इतना रसीला लगता है, वो किसी को निजी तौर पे नहीं देता है, कुछ बातों में वो समाहित करके बोलता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, असहमति होना चाहिए, बट गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। कि ठीक, हम असहमत हैं आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपने भाव इसी तरह से व्यक्त करते हैं ना, आजकल ट्रेडिशन हो गया ऐसा कुछ। पर क्या हम फिर कहाँ जाएंगे ऐसे करते करते? इसका अंत क्या होगा? कहाँ अंत होगा? आजकल वेब सीरीज का दौर है और आपने तो एक कमाल की वेब सीरीज कर चुके हैं। आगे फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि वेब सीरीज क्या बॉलीवुड फिल्मों पे हावी हो जाएगी, या बॉलीवुड फिल्में ऐसे ही चलती रहेंगी वेब सीरीज के आने के बाद भी? नहीं, मुझे नहीं लगता हावी हो जाएंगी। दोनों का दो अनुभव है। ये अकेले का व्यूइंग है, आप अकेले मोबाइल में ईयरफोन लगा के देखते हो, और वो सामुदायिक व्यूइंग है, एक समूह में बैठ के देखते हैं आप, 300 लोग फैमिली के साथ और परिवार के साथ। और वो थिएटर जो है वो ब्रेक करता है सोसाइटी को। वो आपको पता नहीं है आप कि अगली कुर्सी पे जो बैठा है वो फैक्ट्री का मजदूर होगा और पिछली कुर्सी पे फैक्ट्री के मालिक बैठे हैं। आप ये हमारे बाएं वाले 50 लाख के कार से आए होंगे उस थिएटर में पिक्चर देखने, और दाहिना वाला हमारा ऑटो में बैठ के पब्लिक बस में आया होगा। तो क्लास ब्रेक हो रहा है वहाँ पे कास्ट ब्रेक हो रहा है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स ब्रेक हो रही है। तो देश की एकता के लिए भी वो जरूरी है। तो सब लोग समूह और समूह में आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं एक साथ। तो जो समूह का आनंद है ना, वो बड़ा पर्दा, अंधेरा कमरा, वो वेब सीरीज वो डिजिटल पे नहीं आएगा। बट सेम टाइम डिजिटल का दूसरा आनंद है। हम अक्सर देखना बोलते हैं यार बहुत हो गया, मैं फीड अप हो गया हूँ, अब मुझे अकेले रहना है, 2 दिन नहीं मिल रहा है, आज संडे को मैं घर से निकलूंगा नहीं, इस संडे को मेरे को कुछ नहीं चाहिए, घर में बैठूंगा। तो लिव मी अलोन बोलते हैं। तो जब आदमी का लिव मी अलोन का स्टेट होता है ना, वो नितांत अकेला रहना है मुझे, वो पर्सनल व्यूइंग है, मोबाइल में लैपटॉप में देख लो। लेकिन हम फिर बोलते हैं यार बहुत हो गया, पार्टी करनी है, दोस्तों को बुलाओ। हमारे त्यौहार क्या हैं? उत्सव, सबको बुलाओ, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो सिनेमा एक उत्सव है, समूह का सेलिब्रेशन है, थिएटर में जाके देखना, वो एक्सपीरियंस कहीं और नहीं आ सकता। गेट टुगेदर का एक तरीका। हाँ, तो बट दोनों का अपना वजूद है। ऐसा नहीं है कि इसके आने से वो चला जाएगा, उसके आने से। हो सकता है कि कंटेंट के लेवल पे सिनेमा में भी अपग्रेड हो,
कि भाई डिजिटल में कंटेंट अच्छे लिखे जा रहे हैं तो यहाँ Freedom भी ज़्यादा है। कहानी, यहाँ वहाँ फ्रीडम है, सेंसर नहीं है अभी, तो कहानियाँ दोनों जगह बड़ी आप ज़्यादा, आपको क्या मज़ा आता है? मेरे दोनों में मज़ा आता है। हमें, हमारे लिए कोई अंतर नहीं है दोस्त। बतौर एक्टर ना, हम जिस माहौल, जिस कैमरे से फिल्म शूट करते हैं उसी कैमरे से हम सीरीज़ करते हैं। हमें तो पता भी नहीं होता है, कुछ अंतर नहीं है। और लकीली हम लोग चूँकि सिनेमा इससे जुड़े हैं, तो मैंने तो मिर्ज़ापुर और सीक्रेट गेम दोनों के 2-2 एपिसोड देखा हूँ मैं पूरा नहीं देखा है। अच्छा, आपने अब तक मैंने नहीं देखा है, मेरे पास समय नहीं है देख पाऊँ। और ये दोनों एपिसोड दोनों सीरीज़ के मैं थिएटर में बैठ कर देखा हूँ। यहाँ जो हमारी स्क्रीनिंग हुई थी, तो हमारी स्क्रीनिंग सिनेमा हॉल में होती है, तो हमारा जो डिजिटल कंटेंट है, इसकी जो क्वालिटी है, कैमरा है, ये आप बड़े स्क्रीन पे चला सकते हो। 9 घंटे की पिक्चर, ये बेसिकली वो 8 घंटे की सिनेमा है। मैंने खुद ये फिल्म शाम को 6 बजे पहला एपिसोड देखा था, रात के 2 बजे तक कंटिन्यू देखा, कोई ब्रेक। मुझे लगता है कि कब और ऐसा ऐसे ना हो बहुत कि से मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यही बात बोली, हाँ। हम रुक ही नहीं पाए। मुझे तो लगता है थोड़े दिन बाद ऐसा हो कि कुछ लोग कहीं कहीं स्पेशल स्क्रीनिंग भी ऐसा करें। हाँ बिल्कुल, कि आज 8 घंटे भाई ये सीरीज हम थिएटर में दिखाएंगे बड़े स्क्रीन पे। जिस हिसाब से ये पॉपुलर हुआ है, उसे लगता है बहुत कि आगे बहुत बड़ी ऑडियंस है इसकी, बहुत बड़ी। चलिए सर, हम अब कुछ ऑडियंस के क्वेश्चन लेते हैं, जी जो भाई। बहुत सारे हैं, इसमें से हम कुछ चुनेंगे। ठीक, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। मिर्ज़ापुर सीजन 2 कब रिलीज हो रही है? वो तो दोस्तों अमेज़ॉन प्राइम उसके लिए आधिकारिक लोग हैं, चैनल है जो बताएगी कब हो रही है। बट ऑफ कोर्स हम लोग बनाने के प्रोसेस में हैं, जल्दी ही होना इसके चाहिए। शूट शुरू हो चुकी है? नहीं अभी नहीं हुआ, पर बहुत जल्द शुरू होने वाला है। कुछ लमसम, कुछ मोस्ट प्रोबेबली कब तक आ सकती है? आई थिंक इस साल ईयर एंड तक आ जाएगी, आ जाना चाहिए। लगे हुए हैं, इसी सबके से- डेट्स का भागा भागी चल रहा है, और हमारी मीटिंग्स चालू है। अगले हफ्ते राइटर से भी मिलूंगा। अच्छा, एक फनी क्वेश्चन किसी ने पूछा था इसी से जुड़ा हुआ, कि मिर्ज़ापुर 2 में कालीन भैया गुड्डू को मारने वाले हैं या गुड्डू कालीन भैया को मारने? ये तो लेखक बताएंगे। इनका नाम क्या, नाम पता है? जो पूछने इनका वाले नाम हैं। है प्रमीत शर्मा, यूएसए से। अच्छा, प्रमीत जी यूएसए से हैं, नमस्ते। ये तो लेखक बता पाएंगे, हमें नहीं मालूम कौन किसको मारेगा। अर्नब रॉय पूछते हैं कि हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ए पर्टिकुलर रोल? क्या किसी खास रोल के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करते हैं? कुछ extra तैयारी? जी हर रोल के लिए प्रणव हम लोग एक खास किस्म की प्रिपरेशन करते हैं, उस रोल के रिक्वायरमेंट को देखते हुए कि ये रोल की चाहत क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें एक सर्टेन फिजिकलिटी चाहिए, इसका इंटेलेक्ट कैसा है। तो वो तो हर किरदार के हिसाब से हमें थोड़ा वर्क तो करना ही पड़ता है। ये आरू कांबले पूछते हैं कि सर क्या आप खुद के डायरेक्शन में कोई वेब सीरीज या मूवी कभी बनाओगे? नहीं, मैं खुद के डायरेक्शन में कभी नहीं करूँगा, क्योंकि एक टाइम पे एक काम करना ही बेहतर है। आगे फ्यूचर में? फ्यूचर में डायरेक्टर बन सकता हूँ मैं, बट उस फिल्म में खुद ही एक्टिंग भी नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों काम टफ है। दो कैमरे के पीछे जाकर देखना, आगे आके करना, वो एक ही काम हो सकता है अच्छे से। ओके। अमन पुरोहित पूछते हैं कि गैंग्स ऑफ वसेपुर का सुल्तान आपको ज़्यादा पसंद है या माजी का रॉब? मुझे बाजी का वो रॉब वाला किरदार बहुत पसंद आता। अच्छा, मुझे बहुत तो ज़्यादा वो लोगों तक पहुंची नहीं, लेकिन हाँ याद भी नहीं है। हाँ, मुझे दोनों पसंद है। अब तो देखो, हमारे हर किरदार अपने बच्चे हैं। एक बाप से पूछोगे तुम्हारे 5 बच्चे में ज़्यादा पसंद कौन है, सब हैं। इक्वली मेहनत सब में लगती है। हाँ, वसेपुर ज़्यादा लोगों ने देखी थी, ज़्यादा सुल्तान नाम ही पड़ गया था, तो उससे थोड़ा विशेष लगाव है, बाकी पसंद सब है। स्मृति स्वरूप दास पूछती हैं कि अकॉर्डिंग टू यू विच मूवी ऑफ योर्स ग्रोन यू एज एन एक्टर? स्मृति क्या नाम है? स्मृति स्वरूप दास। हाँ, हाय स्मृति, अच्छा सवाल है। हर फिल्म थोड़ा थोड़ा हमें एज एन एक्टर ग्रो करता है, उसका प्रोसेस करते हुए। बट एक फिल्म आई थी गुड़गांव और एक सीरीज पाउडर, तो उसमें करते हुए मुझे लगा कि मैं एज एन एक्टर ही नहीं, हम सिर्फ एज एन ह्यूमन भी हम ग्रो होते हैं हर काम में, क्योंकि एक नई दुनिया हमें जानने को मिलती है, उसके संबंधित रिसर्च करते हैं, होमवर्क करते हैं। एक नए आदमी के भाव जो हैं, इमोशंस जो हैं, उनको डिस्प्ले करने के लिए उसको समझने की ज़रूरत होती है। तो एक नए पर्सपेक्टिव मिलता है एक्टर को, इंसान को भी और एक्टर को भी, हर रोल में। लोगों के बीच पॉपुलैरिटी आपको कब लगा कि हाँ, अब लोगों के बीच इस रोल से मेरी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है? मुझे मिर्ज़ापुर के टाइम
शुरुआत से, उसके पहले से भी लगने लगा था, क्योंकि वसेपुर के टाइम से, क्योंकि उसके बाद लोग ज़्यादातर जानने लगे थे। पहले एयरपोर्ट पे हम चुपचाप जाते थे, कोई पहचानता भी नहीं था। वसेपुर के बाद से पहचानने लगे, और मिर्ज़ापुर के बाद से तो घेरने लगे। हाँ, अभी देखा था फोटो दो। तो बहुत, मैं तो भाव विभोर हूँ दोस्तों आप लोगों का प्यार पाके। मैंने सच बता रहा हूँ साहिल, मैं जीवन में नहीं सोचा था कि किसी दिन ऐसा होगा कि मुझे इतने लोग प्यार करेंगे, और पता नहीं हो गया कैसे हुआ, लेकिन मैं भाव विभोर हूँ। और मेरे को बहुत दुख होता है, मैं कई बार सोशल मीडिया फेसबुक पे मुझे मैसेज आते हैं लोग, और उन्हें लगता है कि यार ये आदमी बैठा होगा। मेरे लिए मुश्किल है हर मैसेज को रिप्लाई करना, काम भी करना होता है। तो बट शुक्रिया इतना मोहब्बत करने के लिए। मैं एक बात तो आपको ऑन द कैमरा ही बताता हूँ कि मैं आपसे 3 साल से आई थिंक मिल रहा हूँ, और कभी मुझे, इतने बार हम लोग साथ रहे, लेकिन कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इंटरव्यू किया जाए। वो इसलिए कि कभी लगता ही नहीं था कि मतलब आपसे वो एक्टर और एक वो इंटरव्यू वाला कोई रिलेशन है। हमेशा लगता था अरे तो भाई हैं, दोस्त हैं। लेकिन जब मेरे पास लगातार सब कहने लगे यार पंकज जी से आपका जान पहचान, आप इंटरव्यू, तब मुझे लगा कि यार मैं उनको अपने नज़रिए से देख रहा हूँ, लेकिन लोगों के नज़रिए से तो बहुत बड़ी बात है उनके साथ वो करना। करेक्ट। तो इसलिए अब जाके मैंने सोचा कि नहीं, इंटरव्यू तो कम से कम जरूरी है। नहीं, अच्छा किया साहिल। अब मुझे पता है दोस्तों, इंटरव्यू पिछले हफ्ते दिल्ली में होना था, पर दिल्ली में हम लोग सफल नहीं हो पाए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी वहाँ कि वो शोरगुल, और हम मुश्किल था उस कैंपस में मेरे को इंटरव्यू दे पाना। खैर चलो, आज यहाँ कर रहे हैं। शुभम कुमार बिहार से, ऑब्वियसली क्योंकि इनका क्वेश्चन भी बिहार रिलेटेड है। आज भी दूसरे स्टेट में बिहारियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। ऐसे में एक बिहारी के लिए मुंबई में आके एक्टिंग में स्ट्रगल करने में मतलब कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता आज के टाइम में? देखो दोस्त, बिहार को ज़्यादातर लोग जो बिहार नहीं गए हैं ना, वो मीडिया के थ्रू जानते हैं, या जो पिछले दिनों में कोई ऐसी बड़ा अद्भुत स्टेट है बिहार। और हम सबका एक नज़रिया होता है किसी भी चीज़ के प्रति। हम भले ले हम देखे नहीं हो, गए नहीं हो, बट ले कैसा है, एक छवि होती है कि बहुत बर्फ होगा। ऐसा नहीं है, लेह में 38 डिग्री टेम्परेचर होता है गर्मियों में, इतनी गर्मी होती है लेह में। है माइनस भी जाता है 25 सर्दियों में, बट गर्मियों में गर्म भी होता है। तो वैसे ही बिहारियों के प्रति एक था कि पता नहीं थोड़े कैसे लोग होते हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे भी थोड़ी शुरुआत में कठिनाई हुई कि मुझे वैसे टाइप कास्ट रोल मिलते थे, बट एक सिंसियरिटी, एक अवेयरनेस, जैसे सिनेमा में आप बिहारियों को देखना कि कैसे बिहारी आदमी बोलते ही कुछ अजीब सा बना देते हैं कई बार, वैसे बिहार में खोजने जाओगे जैसे सिनेमा में देखते बिहार में नहीं मिलेंगे। बिल्कुल नहीं होता। जैसे पंजाब का पिक्चर होते हैं, ओए बल्ले बल्ले, नहीं आप पंजाब के गांव में घूमो, कोई ऐसा नहीं दिखेगा। पंजाब का नाम आते ही सरसों के खेत और ये सब, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, वहाँ भी बहुत ही सामान्य से लोग हैं। वैसे ही एक सिनेमा, बट इन दिनों बदला है, इन दिनों और डेप्थ में जाके लोग करते हैं। एनीवेज, गौरव वर्मा पूछते हैं सर, बिना कुछ बोले सिर्फ आंखों से एक्टिंग कैसे की जाती है? मैं सिर्फ चेहरे से एक्टिंग करता ही नहीं हूँ, मेरी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। नाखून से लेके घुटने के और सर तक समग्र मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं चेहरे से खाली एक्टिंग नहीं हो पाएगा मुझसे। सर एक दौर होता था कि अगर रोने का सीन है तो आंसू होना ज़रूरी है, हंसने का है तो ज़ोर से हंसना है, विलन है तो ज़ोर से बोलेगा। लेकिन आप लोग, आप और एक दो एक्टर्स, आपके जैसे एक्टर्स ने इन सारी चीज़ों को बहुत मतलब बांध के रख दिया एक जगह पे। हम ज़्यादा रिलेटेबल कर दिए, ज़्यादा सामान्य कर दिए कि जैसे ज़िंदगी में होती है, जैसे नॉर्मल लाइफ में एक्टिंग कोई ज़िंदगी से इतर कोई पार्ट नहीं है कि भाई एक्टिंग में ऐसा होता है, लाइफ में ऐसा होता है। हमने उस दूरी को ख़त्म कर दी कि जैसे लाइफ में होता है वैसा ही एक्टिंग में भी होता है। बाकी हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल। बट पहले था कि एक्टिंग मतलब डायलॉग का उतार चढ़ाव, एक अलग सा कुछ ओवर, हाँ, रोल कैमरा रोलिंग होते हैं, एक्टर थोड़ा बदल जाते थे या बेस में आवाज़ लेके आ गए। हम लोगों ने उसको सामान्य कर दिया। बदलते हम भी हैं, करते हम भी हैं, बट वो इतना डिटेलिंग में और इतने बेसिकली जादू का काम है। जैसे एक जादूगर को पता होता है कि रुमाल, यहाँ खाली रुमाल घुमा रहा है, कबूतर किधर रखा है, वो कबूतर निकालेगा। तो हमारा भी वैसा ही है, हमारे बहुत सारे टूल्स हैं, कबूतर हैं, सब कुछ है, जादू करना है और हमें मालूम होता है। हम आपको लगता है ज़िंदगी के आसपास का है कुछ, बट वो ज़िंदगी के आसपास का भी होता है, बट सेम टाइम उसमें
बहुत सारे टेक्निक भी होते हैं। मयंक शुक्ला पूछते हैं, आप इतने कूल कैसे रहते हो? क्योंकि मैं दही मतलब अक्सर हम देखते हैं फिल्म स्टार आपके लेवल पे आने के बाद एक्टर की एक एटीट्यूड अलग होता है जो आप में नहीं, आप में बहुत मतलब सरल लगते हैं, बहुत अपने जैसे लगते हैं, अपनापन दिखता है आप में। इसको आप कैसे मेंटेन करते हैं इतनी पॉपुलैरिटी के बाद? इसको मेंटेन तो अब एक नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, उसमें नारियल के फल लगते हैं और वो बंधा फल होता है, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, वो कैसे मेंटेन करता है? वो उसकी तासीर है, वो उसकी बुनावट है, ईश्वर ने। आपको कभी ऐसा लगता नहीं कि यार मैं अब उस जगह पे आ गया हूँ, मैं इतना नॉर्मली ना मिलूं, सबसे बात करने की क्या जरूरत है? वो तो हमने दिया ना उदाहरण कि अब नारियल के पेड़ उसी तरह बिहेव करेगा जैसा उसकी बुनावट है, रचना की गई है। हम ह्यूमन्स हैं, हमें ईश्वर ने बाकी जानवरों से अलग किया है एक ब्रेन दे के। ये हमें बहुत सताता है, यही हमें एहसास दिलाता है कि अब मैं ऊपर आ गया हूँ और मुझे अब तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। पता है आप भी ह्यूमन हैं, आपके अंदर भी उतनी ही हड्डी बोन और चीज़ें हैं जितनी सामने वाले के अंदर है। राइट। आपने हो सकता है धन दौलत कमा ली हो। आजकल लोग अक्सर मैं सुनता हूँ, कोई बता रहा था कि क्या कमा लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे कमा लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि हम सब एक ही तो हैं यार। मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है मुझ में और तुम में और ये कैमरामैन में या जो गाड़ी के बाहर बैठे होंगे यहाँ ड्राइवर। सिर्फ इतना ही अंतर है कि उन्होंने ज़िंदगी में, हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में वो ड्राइवर ही क्यों बने रह गए कि उन्होंने मान लिया था कि मुझे यही करना है। मेरे बाबूजी पंडित थे, मैं किसान था, बट मैं नहीं माना था कि मुझे नहीं करना है, मेरे को कुछ और करना है। और पता सिनेमा में आया तो कि बड़ा मुश्किल लाइन है, बोला इसको भी करूँगा, करेंगे कैसे भी करके। तो हम फोकस थे एक चीज़ की तरफ। और बाकी एक वो कूल रहने के पीछे वजह ये है ना कि वो तो बुनावट ही ऐसी है मेरी। सेम टाइम किताबें जो पढ़ते हैं ना, लोगों से मिलते हैं ना, पता है कि सब मिथ्या है, भ्रम है। मैं इसीलिए कई बार कोई लोग सेल्फी खींचने आते हैं तो मैं बोलता भी हूँ कि कहाँ भ्रम में फंसे हो यार, ये तस्वीर लेके। आज से 5 साल पहले कोई तस्वीर नहीं लेता था मेरे संग, हो सकता है 5 साल बाद फिर नहीं लेगा। तो ना सफलताओं में परेशान होइए और ना सफलताओं में घमंडी होइए, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। सर यही आपकी ऐसी थॉट ही तो आपको दूसरों से अलग करती है। हाँ, कल का सूरज कौन देखेगा ये कोई नहीं जानता है। राइट। प्रेजेंट में आनंद लो, जिसके साथ हो उस वक्त। अब इसमें कई बार परेशानी भी होती है कि मेरे नंबर हिंदुस्तान में 25,000 लोगों के पास हैं और दिन भर फ़ोन बजते रहते हैं। अब फ़ोन मेरे साइलेंट पे ही रहता है। तो कई लोगों को लगता है कि अरे फ़ोन नहीं उठा रहा है, बात नहीं कर रहा है, भाई काम में व्यस्त हैं, क्या करें। खैर यही है, चलो नेक्स्ट। राहुल तिवारी ग्रेटर नोएडा से पूछते हैं कि कालीन भैया के डायलॉग में आपके डायलॉग्स एकदम हिंदी प्रोफेसर जैसे हैं, लेकिन इससे फिल्म की वैल्यू कम नहीं होती। मिर्ज़ापुर में रहने वाला इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोलता है? इस पर आपका ध्यान नहीं गया या ये जानबूझकर प्लान्ड था? नहीं, ध्यान बिल्कुल गया था, जानबूझ के प्लान। सिनेमा में कुछ भी अनजाने में नहीं करते हैं हम लोग कि गलती से हो गया। गलती से सिर्फ मैजिक होता है कि चलते शॉट में कुछ एक आंखों में एक हैपनिंग हो गई, वो प्लान नहीं होता है। बट बाकी संवाद तो हमें पता है ना क्या बोलना है। तो ये प्लान था कि आपको हिंदी ही बोलना था? हाँ, हिंदी बोलनी है। मुझे पसंद है हिंदी बोलना। और लेकिन वो मिर्ज़ापुर तभी तो अलग होता। अगर मैं भी मुन्ना की तरह बोलने लगता तो फिर मुन्ना में और कालीन भैया में अंतर क्या दिखता? राइट। मैं भी बाकियों की तरह, गुड्डू की तरह, मैं पूरे सीरीज में 1-2 जगह छोड़ के गाली कहीं नहीं दिया हूँ। तो वो प्लानिंग के तहत था और वो बिल्कुल आपको हिंदी होते हुए ऑकवर्ड नहीं लगा कि भाई ये कैसे बोल रहे हैं, ऐसे तो लोग नहीं बोलते हैं। तो वही तो काम है, इसीलिए तो हमारी कास्टिंग होती है कि हम। फवाद हैं पाकिस्तान से, ये पूछते हैं कि डू यू वांट टू वर्क विद सलमान खान? इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। हाँ दीजिए। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अब सलमान खान से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं कर रहा हूँ उनके संग काम और बहुत जल्दी पता भी चलेगा। तो बट हाँ, हम अभिनय नहीं कर रहे हैं, दूसरे लेवल का हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है, तो बहुत जल्दी आपको पता भी चलेगा। क्या बात है। लक्ष्मण जमालपुरिया कहते हैं
आम एक्टर को बॉलीवुड में मौका मिलना कितना संभव है, और क्या आप कभी कास्टिंग काउच के शिकार हुए हैं? आम एक्टर को बॉलीवुड में मौका मिलना बिल्कुल संभव है, वक्त बहुत लगेगा। मुझे 14 साल हो गए और कास्टिंग काउच का मैं नहीं हुआ हूँ, कभी भी मैं नहीं हुआ हूँ। एक बार एक ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर मिले थे, बट मैं उसको शिकार बोल के मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, वो थोड़े उनका ओरिएंटेशन अलग था, वो गे किस्म के थे। तो बट उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ, कुछ भी अनाप शनाप नहीं किया। थोड़े से उनके हाव भाव से लगे कि, बट बाकी उन्होंने कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं किया ऐसा, तो कभी नहीं हुआ मुझे। मेरे इनफैक्ट मेरे कई बार ना लोग मसाला ढूंढते हैं, मीडिया हाउसेज या इंटरव्यू में ना पत्रकार जर्नलिस्ट मसाला खोजते हैं। मेरी ज़िंदगी में कोई मसाला नहीं है यार। खुली किताब है आप। हाँ, मैं बोलता हूँ कहाँ तुम ढूंढ रहे हो ये सब मसाला वसाला। मैं आपका इंटरव्यू लेने से पहले भी मैं सोच रहा था कि मैं पूछूं क्या, उनका कुछ ऐसा बचा नहीं जो उन्होंने बताया नहीं। मैं इन दिनों तो थक गया हूँ बोल बोल के कि दोस्त तुम पुराने मित्र हो, मुझे लगा नहीं यार हमने हाँ किया है तो करना ही पड़ेगा ये। हरीश पगवाड़ा से पूछते हैं कि आप इतने टैलेंटेड एक्टर हैं, फिर भी लीड रोल आपको इतने सालों बाद क्यों मिला? ये तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछना चाहिए हरीश जी, मैं क्या बताऊँ इसका आंसर यही है कि भाई टैलेंट प्रतिभा तो ठीक है, बट ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है मुझे भी अभी तक ठीक से पता नहीं है। बट मिल रहा है, अभी लोग दे रहे हैं। वक्त लगता है, किसी के माथे पे टैलेंट लिखा नहीं होता कि ये कमाल है, समय तो लगता ही है। सही क्वेश्चन है कि पहली बार आपके माता और पिताजी ने जब टीवी पर आपको देखा तो आपका रिएक्शन कैसा था? मुझे नहीं पता, जब वो लोग देखे होंगे टीवी पे तो मैं उनके साथ नहीं था, उनके साथ नहीं था। वो लोग गांव में रहते हैं। बट आने के बाद आपको बातचीत हुई होगी? उनका बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है ऐसा कुछ। वो ग्रामीण लोग हैं माँ बाबू जी हमारे। अभी तो समझते होंगे ना कि अभी समझते हैं कि हाँ, समझते हैं कि ये कुछ हो गया है। तो मेरे बाबूजी तो जब आते हैं, मैं गाँव पहुँचता हूँ ना, तो मुझसे ही पूछते हैं कि फ्लाइट का टिकट कितने का था, भाड़ा कितना लगा तुम्हारा इस बार आने में। क्या बात है। तो उनको उसी एंगल में रहते हैं, और मैं हमेशा भाड़ा थोड़ा कम ही बताता हूँ उनको। एक राहुल शर्मा है सरसावा से, हाँ। सहारनपुर के पास है, वहाँ मैं 20 साल रहा हूँ। क्या बात। सर वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, प्लीज बताइए वो एक्चुअली क्या क्या कर सकती है? राहुल है ना, राहुल वो बहुत कुछ कर सकती है। वो हमारे आपके जैसे लोगों को पैदा भी कर सकती है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं दुनिया में, न जाने क्या क्या, वो कौन ऐसा फील्ड है जहाँ पे आजकल औरतें काम नहीं कर रही हैं और बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। तो जो जननी है, जो क्रिएटर हैं, जो हमें बना सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है। आलोक कुमार भारती पूछते हैं, हाउ यू गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन हॉलीवुड फिल्म? हाँ, उन लोगों ने मेरा कुछ काम देखा था। उस फिल्म के बारे में कुछ बता सकते हैं थोड़ा बहुत? नहीं, अभी मैं बाउंड हूँ कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो नहीं बता सकता। बट वहाँ के मेकर्स ने मेरा काम देखा था और उनको एक स्पेसिफिक रोल में मेरी ज़रूरत थी, तो मुझ तक खबर आया। उसमें मतलब पूरा इंग्लिश में क्या कोई ट्रेनिंग आपने अलग से? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं ली। वैसे तो आप पहले भी कर चुके हैं। मैंगो ड्रीम्स कर चुका हूँ, नेटफ्लिक्स पे है। हाँ, बड़ी अच्छी ह्यूमन स्टोरी है, कहानी। तो जिन लोगों ने मैंगो ड्रीम्स ना देखी हो, हाँ, वो एक बार मैंगो ड्रीम्स जरूर देखिए। नेटफ्लिक्स पे जाएं, मैंगो ड्रीम्स जरूर देखें। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है वो। खूबसूरत कहानी है वो, बहुत अच्छी है वो। सर मोनिका कामरा पूछती हैं, आपका आज तक का मोस्ट चैलेंजिंग रोल कौन सा है रहा है आपके नज़रिए से? आई थिंक गुड़गांव। अब मैं आपको कुछ मोस्ट आस्क क्वेश्चन, किसी का पर्टिकुलर, मतलब बहुत लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूरा एक लिस्ट बना लिया। कालीन भैया या सुल्तान, आपको ज्यादा? दोनों। नेगेटिव रोल्स या कॉमेडी? एक कॉमेडी के बाद एक नेगेटिव, और उसके बाद फिर कॉमेडी, उसके बाद फिर सीरियस। क्योंकि क्या, सिर्फ मिठाई खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो मिठाई के बाद नमक, नमक के बाद फिर मीठा। तो वैसे ही अभिनय की टेस्ट होता है कि बदलते रहें, कुछ मैं भी, मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग हो। सही, तो दोनों। सर नेपाल कब आएंगे? ये बहुत लोगों ने पूछा है। नेपाल, मतलब आपके डाई हार्ड फैंस हैं वहाँ? बहुत है नेपाल में, पाकिस्तान में, दुबई में, यूएस में। इतने मुझे फॉरेन कंट्री से आते हैं मैसेज, जो भी लोग देखें, आप सबको प्रणाम, मैं सुनता हूँ, बहुत धन्य हूँ प्यार पाके। नेपाल
कमाल की बात है कि नेपाल मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर है। वही बॉर्डर पे मेरा गोपालगंज, उसके बाद नदी है नारायणी गंडक, और उसके बाद बेतिया, चंपारण, फिर नेपाल। तो और मैं गया नहीं हूँ कभी नेपाल। हाँ, अभी गया था मैं चंदन चौकी, एक जगह है लखनऊ से आगे, दुधवा नेशनल पार्क में। तो मैं पिछले 2-3 महीने पहले शूटिंग कर रहा था, तो जंगल में चला गया। मेरी बेटी आई थी और पत्नी, तो मैं दुधवा नेशनल पार्क में गया, रात में रहा वहाँ पे, और अगले दिन पता चला चंदन चौकी एक पोस्ट है नेपाल का छोटा सा, और गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। एक छोटा मंदिर है वहाँ पे। तो मैं गया मेरी बेटी को लेके, और पैदल हम लोग, गाड़ी इधर चंदन चौकी इंडियन साइड में एक पार्किंग में छोड़ के, और 100 मीटर पैदल गए और नेपाल के एक छोटे से गांव में गए। और हमने वहाँ मेरी बेटी को दिखाया कि देखिए नेपाल है, कंट्री बदल गया हमारा, मैप खोल के। लेकिन कमाल है, लेकिन शहर में नहीं गया। मुझे बहुत मन है पोखरा जाने का, काठमांडू जाने का। मुझे इंटीरियर नेपाल बहुत खूबसूरत है। तो एकदम मैं पूरा हिमालय देख लिया, लेह से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक, अपना सिक्किम, और लेकिन नेपाल का हिस्सा बचा हुआ है। नेपाल में जो हिमालय है वो बचा हुआ है। एक ने एक बोला है कि आपका फेवरेट डायलॉग मिर्जापुर से कौन सा है, गाली वाला? विशुद्ध वो लड़के हो तुम। बहुत बढ़िया। भोजपुरी फिल्म आप कभी करना चाहेंगे? बिल्कुल करूँगा। हो सकता है भोजपुरी फिल्म मैं प्रोड्यूस करूँ, बनाऊँ। अच्छा, छोटी सी। आप उसमें रहेंगे? मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ। वेरी नाइस। अभी 1-1.5 साल मेरा कमिटमेंट हो चुका है, मैं ऑलरेडी बुक्ड हूँ 1-1.5 साल के लिए। तो इस 1.5 सालों के बाद जब मुझे थोड़ा वक्त मिलेगा ना, और वो ऐसी कहानी मिलेगी, मैं बहुत इंटरेस्टिंग, वो इम्पोर्टेंट है कि भोजपुरी में उस कहानी, लीग से हटके कहानी देखो ना। हमारा मेरी मदर टंग है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं बेहतर, हिंदी से बेहतर परफॉर्म भोजपुरी में करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसका तो नज़ारा हम गैंग्स ऑफ वसेपुर में देखिए। जी करूँगा। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, आप जो आपने खुद निभाया? वो तो गुड़गांव। हाँ, गुड़गांव है, बाकी मुश्किल है, सब फेवरेट ही है, एक को कहना मुश्किल है। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, कभी आपको बायोपिक करनी हो तो आप किसकी करना चाहेंगे? हिंदुस्तान के किसी भी एक सामान्य माँ बाप की, क्योंकि जो भी इस मुल्क में अपने बच्चे को ठीक परवरिश करते हैं, पालते हैं, वो हर कोई एक बायोपिक डिजर्व करता है। पर आपको लगता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक आम आदमी पे बायोपिक नहीं बनेगी? हमारी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हमारा समाज भी नहीं, वो भी एक्सेप्ट करेगा भी नहीं। और कमाई नहीं, हमारे कोई देखने भी नहीं आएगा, हमारा समाज भी नहीं। मैं जो बायोपिक का, एक बायोपिक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, करना चाह रहा था, वो सतीश जी ने डायरेक्ट की है, सतीश कौशिक सर, और शूटिंग पोस्ट में चल रहा है वो फिल्म, तो वो कर चुका हूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है वो, कागज़ उसका नाम है। कागज़, ओके। तो उसमें आप लीड रोल में? मैं लीड रोल में ही हूँ। वेरी नाइस। कब रिलीज हो रही है? देखो 1-2 महीने में पता चलेगा डेट। सर एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, जो किसी ने पूछा था कि आपने काला फिल्म क्यों की थी? क्योंकि मुझे रजनीकांत से मिलना था, उनको देखना था पास से कि एक अभिनेता इतना मशहूर, इतना पॉपुलर, इतना लोकप्रिय कैसे हो सकता है। तो ऐसे क्या तत्व हैं उनमें जो मुझे अपनाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, मुझे जानना चाहिए, उनसे मिलना था। वो दंत कथा है रजनीकांत इस देश में, और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो जिस रूप में रहते हैं उसी रूप में बाहर आते हैं, ये बात कोई मेकअप वेटअप नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनको मिलने के लिए किया, मुझे मिलना था, देखना था। कि इतना छोटा रोल। हाँ, ये मैं उनके ज़्यादा देखना चाहता हूं। उनके भी शिकायत जो उनकी थी, उनके साथ हूँ मैं बिल्कुल। अब मैंने अभी थोड़ा एहतियात बरता हूँ कि अब छोटे मोटे रोल नहीं करूँगा, बट कई बार ना कई फैक्टर होते हैं। कोई कंपनी अच्छी होती है। अब जैसे दीनू की फिल्म में जो स्त्री के प्रोड्यूसर थे लुका छिपी, उनसे मेरा अलग एक संबंध है। तो मैं उनकी फिल्मों में बोलता हूँ यार एक कैमियो करने आ जाऊँगा मैं कभी भी। अश्विनी अय्यर से मेरा अलग संबंध है। तो ये लोग बोल देते हैं, हाँ मैं खुद चाहता हूँ कि इनकी फिल्म में पासिंग भी कर लूँ मैं तो ऐसी भी कुछ फिल्मों में चाहता हूँ पासिंग करना कि दिखे ही नहीं, वाइड में चला गया और कोई लोग के देखे बोले यार पीछे से क्राउड में कौन जा रहा था। पूरे उसमें यही क्वेश्चन रहेगा कि पंकज जी उस सीन में क्यों थे। हाँ, बट ऑफ कोर्स अब मैं इतना जरूर प्रयास करूंगा कि जिन फिल्मों में ऐसे कैमियो हो उनको प्रमोट ना किया जाए, कि मेरे जो हार्डकोर प्रशंसक हैं वो इसलिए ना आए कि मुझे देखने आ रहे हैं और डिसअपॉइंट हों। बट सेम टाइम मैं खुद अवेयर हुआ हूँ कि अब जो भी करूँगा थोड़ा ढंग का, चूजी तो नहीं करूँगा। अब मैं वही रोल करना चाहता हूँ जो रोल मुझे भी डिजर्व करता हो। मैं जो रोल डिजर्व करता हूँ सेम टाइम वो कैरेक्टर भी मुझे डिजर्व करता हो कि यार तुम करो। तो यही है।
चलिए पंकज जी, थैंक यू सो शुक्रिया- मच, आपने शुक्रिया इतना साहिब। टाइम दिया।